चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने कल, मैंने आपको कल शीट भेजी थी जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों से वो हुए या नहीं हुए। जिनसे नहीं हुए, जो भी प्रॉब्लम रही, उनको अब हम एक एक करके यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे, ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि उनमें से एक एक क्वेश्चन बड़ा सिलेक्ट करके दिया गया था आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्डअप हो जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो हमने अब करना है वो है, फोर मेटालिक स्फेयर्स कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस। Spheres A and B have charges QA and QB and separation R। ये मेरे पास दो स्फेयर्स हैं, ये है स्फेयर A, ये है स्फेयर B। इसके पास चार्ज है QA और इसके पास चार्ज है QB, और ये एक दूसरे से R डिस्टेंस की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, ये पहली सिचुएशन है। उसके बाद इन्होंने कहा स्फेयर A इज टच्ड विथ अनचार्ज स्फेयर C। अब इसके पास मैं एक दूसरा अनचार्ज स्फेयर C लेकर के आ गया और मैंने उससे इसको ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से स्फेयर B को अनचार्ज स्फेयर D से कनेक्ट किया मैंने। ऐसे ही स्फेयर B को अनचार्ज स्फेयर D से एक मेटल वायर से सपोज कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम लोग को ये बात पता है कि जब भी ऐसा होता है तब हम कंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये आइडेंटिकल स्फेयर है, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है। और मैंने आपको बताया था जब भी आइडेंटिकल स्फेयर्स को हम ज्वाइन करते हैं और उनमें से एक चार्ज और एक अनचार्ज होता था, पहला केस कराया था ये आपको कंडक्शन का, उसमें हमने देखा था कि इसका आधा चार्ज इसके पास चला जाता था और इनके पास हाफ हाफ चार्ज रह जाता था। क्योंकि जो फॉर्मूला ऑफ कंडक्शन था उसमें होता था चार्ज आफ्टर कंडक्शन ऑन ईच बॉडी इज इक्वल टू टोटल चार्ज नेट चार्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। याद है ये फॉर्मूला, मैंने आपको बताया भी था। गॉट इट? तो हमारे पास ये चार बॉडीज हैं, ए बी सी और डी। इनमें से ए और बी के पास क्यू ए और क्यू बी चार्ज है रिस्पेक्टिवली, गिवन क्वेश्चन में कहा है। सी और डी न्यूट्रल थे, इन पर कोई चार्ज नहीं था, और हमने सी को ए से जोड़ा और डी को बी से जोड़ा। ऐसा करने पर आफ्टर कंडक्शन ए के पास जो चार्ज रह गया वो क्यू ए अपॉन टू रह गया, और जो बी है उसके पास भी चार्ज सेम रह जाएगा। और अब इन्होंने कहा अब हमने उन दोनों स्फेयर्स को, ए और बी को, एक दूसरे से आधे दूरी पर रख दिया। तो मैंने सपोज बी को यहां रख दिया और इसके पास चार्ज रह गया था क्यू बी अपॉन टू, और अब इनके बीच की जो नई दूरी है वो आर बाय टू मैंने कर दी। ये क्वेश्चन है, आपसे कहा गया फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। अब इस केस में ये बताओ कि इनके बीच में कितनी फोर्स होगी, ये सवाल है हमारा आज का। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें सिर्फ फोर्स निकालनी है। हमने चार्जेस कैलकुलेट कर लिए बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। देखो ध्यान से, यहां पर कंडक्शन से मैंने इनके चार्जेस कैलकुलेट कर लिए। ये हाफ हाफ वाला मेथड मैं ऑलरेडी करा चुका हूं कंडक्शन वाले पार्ट में आपको। अब और डिस्टेंस मुझे पता है, तो फोर्स के लिए मैं सिंपली अप्लाई करूंगा कूलम्स लॉ। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम कूलम्स लॉ F इक्वल्स 1/4πε0 QA अपॉन 2 इंटू QB अपॉन 2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये नई फोर्स आ गई, दिस इज योर फोर्स न्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो फोर्स न्यू आ जाएगी अगर आप वैल्यू डालो तो ये आपके पास 1/4πε0 QA इंटू QB अपॉन 4, 2 इंटू 2, और यहां आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 से 4 कैंसिल, तो मेरे पास ये फोर्स आ गई 1/4πε0 QA QB अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मैं इनकी इनिशियल फोर्स निकालूं, इस केस वाली फोर्स, यहां पर जो फोर्स थी, तो देखो इनिशियल फोर्स जो थी F, वो हो जाएगी 1/4πε0। चार्जेस हैं QA और QB और डिस्टेंस है R। तो नोटिस करो, ये जो नई फोर्स है ये भी उतनी ही आ रही है जितनी पुरानी फोर्स थी। तो मैं कहूंगा अब जो नई फोर्स आएगी वो बिल्कुल पुरानी फोर्स के जितनी ही होगी। तो आप कहोगे F न्यू इक्वल्स टू
F, यानी फोर्स चेंज नहीं हुई। ऐसा इसीलिए हुआ, भले ही मैंने चार्ज आधा आधा कर दिया था, लेकिन डिस्टेंस आधा करने की वजह से, देखो चार्ज आधा आधा करने की वजह से फोर्स 1/4 हुई, और डिस्टेंस आधा करने की वजह से फोर्स 4 गुना हुई, तो दोनों का रिजल्टेंट कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए फोर्स रिमेन्स अनचेंज, उतनी ही फोर्स बन गई जितनी पहले थी स्टार्टिंग के। व्हाट इट, ये हमारा पहला सवाल था। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन है द पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। आपको गिवन है Q1 है 5 इंटू 10 रेस टू पावर -6 कूलम, और Q2 है 3 इंटू 10 रेस टू पावर -6 कूलम। ये दोनों चार्जेस आपको गिवन है, और ये लोकेटेड है, इसकी लोकेशन है 1, 3, 2 मीटर पर, ठीक है, और इसकी लोकेशन है 3, 5, 1 मीटर पर। ये आपको वैल्यूज गिवन है। फाइंड F12 एंड F21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आपको कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म निकालनी है, ठीक है। अब याद करो, कूलम्स लॉ में जो वेक्टर फॉर्म था उसमें हमारे साथ एक प्रॉब्लम थी। ये केस देखो, ये कौन सा, ये ओरिजिन पर नहीं रखे कहीं भी, यहां हमें गिवन है वो वाला केस जो हमने कल लास्ट डेरिवेशन करी थी, वो था इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। याद करो, याद आया? तो अब अगर आप नोटिस करो, यहां से मैं R1 वेक्टर बना सकता हूं। R1 वेक्टर होता था ये x, ये y और ये z कोऑर्डिनेट है, तो x i कैप यानी 1 i कैप प्लस 2, ये आपके पास y j कैप आ जाएगा, तो ये आ गया 3 j कैप, फिर z k कैप आ जाएगा और 2 k कैप। ये R1 वेक्टर आ गया। इसी तरह से R2 वेक्टर बनाएंगे हम यहां पर। R2 वेक्टर आएगा 3 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस k कैप। ये वैल्यू आ गई, सबको समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो, मेरे पास R1 आ गया, R2 आ गया। अब मुझे अगर वेक्टर फॉर्म याद करो, फोर्स का फॉर्मूला F12 वेक्टर वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। याद आया, मॉड का क्यूब, और ये वाला फॉर्मूला था। इसी तरह से F21 वेक्टर हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये फॉर्मूले थे हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन है, देखो ये फॉर्मूलाज आ गए हमारे पास वेक्टर फॉर्म के। अब इन वेक्टर फॉर्म को अगर आप नोटिस करो, तो हमारे पास फॉर्मूला जो तैयार हो गया, इसमें ये हमने शायद उल्टा लिख लिया ना, मुझे लगता है F12 R2 माइनस R1 आएगा सर, F12 R2 माइनस R1 आएगा, R2 माइनस R1, ये R1 माइनस R2, करेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें R1 वेक्टर पता है, R2 वेक्टर पता है, अब मुझे इनके डिफरेंस निकालने हैं। पहले R1 वेक्टर और R2 वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड सेम आएगा हर बार, क्यों? वो डिस्टेंस की दूरी होती थी दोनों के बीच की। तो अगर मैं R1 माइनस R2 करूं या R2 माइनस R1 करूं, देखो तो वो मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 2 i कैप, 5 माइनस 3 2 j कैप, 1 माइनस 2 ये आपके 1 माइनस 2 माइनस k कैप, ठीक है। ये वैल्यू आ गई R2 माइनस R1 वेक्टर की। इसका मॉड अगर मैं निकाल दूं, तो मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर वो हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता था, जो वेक्टर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z j कैप होता है, उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से निकाला जाता है। Got it? ये आ गई वैल्यू। अब जो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, अंडर रूट ऑफ 9, ये आ जाएगा 3। तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, और यही मैग्नीट्यूड आपके पास R1 माइनस R2 वेक्टर का ही होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर है
फर्क क्या है, डायरेक्शन में फर्क आता है, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो मैंने R2 माइनस R1 वेक्टर निकाल लिया। इसी तरह से अगर मैं R1 माइनस R2 वेक्टर निकालूं, वो भी कैलकुलेट कर लो। देखो R1 माइनस R2 तो हो जाएगा -2i कैप -2j कैप प्लस k कैप। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड सेम इतनी ही वैल्यू आ जाएगी, एक्जैक्टली 3, क्योंकि तब वो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √9 ही आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैंने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली, क्योंकि मुझे फॉर्मूला में यही रखनी है। चार्जेस की वैल्यू है देखो Q1 और Q2, तो अब आपको केवल F12 और F21 में ये वैल्यूज उठा करके डाल देनी है, एंड दैट विल गिव यू योर आंसर। ये आपके पास आपका आंसर होगा। तो देखो अगर आप रख दो तो F12 वेक्टर, देखो एक में वैल्यू रख के देखते हैं। F12 वेक्टर 1/4πε0, अगर आप देखो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज SI सिस्टम के हिसाब से गिवन है, तो आप लिखोगे 9 × 10⁹। ठीक है, Q1 की वैल्यू देखो कितनी गिवन है, 5 × 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁻6। Q1 Q2 आ गया। अब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना निकाला था ये, तो इसका क्यूब, तो ये हो गया 3 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब। और अब ये वेक्टर की वैल्यू R2 माइनस R1, क्योंकि F12 निकाल रहा हूं, तो R2 माइनस R1 था मेरे पास, इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास दोनों आंसर्स ऑब्टेन हो जाएंगे बारी बारी से चेंज करके इसमें वैल्यूज। गॉट इट? सबको समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? क्योंकि देखो 9 और 3 से तो ये क्यूब कट गया, देखो ये और ये पूरा का पूरा कट गया, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो 5 बचा, 2 और 2 यहां पर है, सबके 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, ये हो गया -12, -12 प्लस 9 इज -3, -12 प्लस 9 इज -3। ठीक है जी, ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसको आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। गॉट इट? ये आपका इस तरह से सॉल्व करना था आपको क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन? ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास 0.1 × 10⁻³ kg। अब ये सर क्वेश्चन बड़े इसका ध्यान से देखना। हाँ जी, आंसर गलत दिया हुआ है शीट में। हाँ -6 गिवन है उसमें पावर मेरे ख्याल से, और 3 आना होगा। और सर मैं 6 लगाने के चक्कर में पागल हो गया तब से, कोई 6 क्यों बात नहीं नहीं आ रहा। बेटा। ठीक है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास 0.1 × 10⁻³ kg। आपको दो बॉल्स कुछ इस तरह से गिवन है। ये दो बॉल्स गिवन है आपको। ठीक है, ये सस्पेंड करे गए हैं दो नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से इक्वल लेंथ के। लेंथ कितनी है? 0.4 मीटर ईच, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर लेंथ गिवन है आपको इनकी। ठीक है, ये एंगल आपको गिवन है जो ये बना रहे हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो हमें पता है ये एंगल, भाई देखो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, इसमें से ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये 60 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल 30 हो जाएगा। गॉट इट? ये समझ में आ गया? अब हमको ये वैल्यूज गिवन है। अब हमें गिवन है कि इसमें एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, दे पोजीशन देमसेल्व्स एज शोन इन फिगर। ये दूरी भी हमको गिवन है 0.4 मीटर, ये हमको गिवन है वैल्यू। आपको निकालना है चार्ज ऑन आइदर बॉल, इन दोनों बॉल्स पर जो चार्ज है, सपोज मैं कहता हूं वो चार्ज है Q और Q। ठीक है, मुझे वो चार्ज Q निकालना है। तो चार्ज Q निकालने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है यहां पर। इक्विलिब्रियम, कभी भी जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें किसी भी सिस्टम के जो पार्टिकल्स, अब ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है, किसी भी एक पार्टिकल को कंसिडर कर लूं, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होगी वो हो जाएगी 0, तभी वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है इस पार्टिकल पर लगने वाली जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू 0 है। तो अब देखते हैं इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ये जो पार्टिकल्स हमारे पास हैं इन पर फोर्सेस लग कौन सी रही। पहली चीज, आपको इसमें मास गिवन है,
तो जाहिर सी बात है ये जो पार्टिकल है इसका वजन mg नीचे एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। Got it? ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, दे आर लाइक चार्जेस, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन F इधर एक्ट कर रही होगी। ठीक है, ठीक। और क्योंकि धागे से जब भी आप किसी वजन को टांगते हो, क्लास 11 में पढ़ के आए हो, उसके अंदर तनाव पैदा होता है, टेंशन। ठीक, तो वो टेंशन एक्ट कर रही होगी अलोंग दिस, ऐसे। ये हो गई आपके पास टेंशन T। तो अब हमारे पास ये तीन फोर्सेस हैं, कौन कौन सी? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, वेट और टेंशन। ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 आ रहा है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको समझा देता हूं, इनमें से कौन सा आपको इजी लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको क्या आसान लग रहा है। बट पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कैसे करनी है। तो देखो, यहां पर मैं इन तीनों फोर्सेस को यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, और मैं अपने एक्सिस को कुछ इस तरह से बना देता हूं। ये मेरा वर्टिकल एक्सिस है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स और वाई। गॉट इट? अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो मुझे पता है ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है, या फिर ये एंगल 60 डिग्री मान सकते हो, विच एवर वे आपको इजी लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से किया जा सकता है। गॉट इट? मेरे पास एंगल आ गया, और ये थी टेंशन T, ये था वेट mg, और ये थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं इस T को रिजॉल्व कर सकता हूं दो कंपोनेंट्स में। कौन से दो कंपोनेंट? एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, जो कि मेरे पास आ जाएगा T साइन 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, जो मेरे पास आ जाएगा T cos 30 डिग्री। दोनों कंपोनेंट्स आ गए। अब इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम x एक्सिस के अलोंग भी होगा और इक्विलिब्रियम y एक्सिस के अलोंग भी होगा। दोनों एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम इवनली होगा, तभी तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। x एक्सिस के अलोंग भी अलग से इक्विलिब्रियम, y एक्सिस के अलोंग भी अलग से इक्विलिब्रियम। तो मैं लिख सकता हूं फॉर x एक्सिस, फॉर इक्विलिब्रियम इन ऑन x एक्सिस। अब अगर x एक्सिस पर इक्विलिब्रियम है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि ये वाली फोर्स इसके बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं T साइन 30 इज इक्वल टू F। ठीक, और y एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम है, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑन y एक्सिस, तो मैं लिख सकता हूं T cos 30 डिग्री इक्वल्स टू mg। ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन से आपको T निकाल लेना है, तो T की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन cos 30 डिग्री, क्योंकि आपको T नहीं पता। और T की ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली, ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, देखो अगर मैं वैल्यू डालता हूं तो मेरे पास आ जाएगा T साइन 30, T की जगह मैं डालूंगा mg अपॉन cos 30, तो मेरे पास आ जाएगा mg अपॉन cos 30 डिग्रीज इंटू साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू F। अब F की वैल्यू देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो मैं कूलम्स लॉ लगा सकता हूं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूं सपोज L या R, लेट अस कॉल इट R, तो अपॉन R स्क्वायर। क्या निकालना है आपको? Q। यहां से देखो सारे वेरिएबल आपको पता है, R की वैल्यू 0.4 मीटर, M की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 kg। जो M है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.1 इंटू 10 की पावर -3 kg। R पता है, देखो G की वैल्यू 9.8 आप यूज कर लो, R की वैल्यू पता है, यहां से Q आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, ये तरीका सबको क्लियर हो गया। इसमें हमने यूज किया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल करके मैंने यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अलोंग x एक्सिस लगाया, अलोंग y एक्सिस लगाया, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व किया, उनमें से एक वेरिएबल को निकाल लिया, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको यहां तक क्वेश्चन?
ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड इसको सॉल्व करने का। गॉट इट? अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड हमारे पास कौन सा अवेलेबल है। दूसरे मेथड से हम कौन सा मेथड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दूसरा मेथड भी आप यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, डिपेंड्स। ठीक है, वैसे यहां पर इस क्वेश्चन में यही मेथड ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा मेथड क्या है, मैं मेथड बताता हूं आपको। दूसरे मेथड में आप क्या करोगे, देखो। अब दूसरे मेथड में हम रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेड ऑफ दीज कंपोनेंट्स की जगह हम इस्तेमाल करेंगे रिजल्टेंट का। कौन से रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट, देखो इसमें, देखो ये मेरे पास है एफ, दिस इज योर एफ, दिस इज योर टी एंड दिस इज योर एम जी। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एफ और एम जी का जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आर, ये टी के बराबर होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन आएगी फॉर इक्विलिब्रियम आर शुड बी इक्वल टू टी। और ये जो आर है ये आप निकाल सकते हो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर से। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके आप इसको कर सकते हो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये वाला मेथड नहीं लगेगा, ये टेंशन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरली मेथड। ठीक है, ये मैंने आपको दूसरा मेथड बता दिया कि इस तरह से भी आप इस तरह की इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को आगे, अगर मान लो टेंशन निकालने को कहा जाए तो टेंशन आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको टेंशन नहीं कहा गया, चार्ज निकालने को कहा गया, तो आप बेटर है कि ये वाला मेथड ही इस्तेमाल करना। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए इस तरह की इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। गॉट इट? आगे भी दोबारा टॉपिक कराऊंगा इक्विलिब्रियम, तो वहां पे एज अ टॉपिक ये पूरा डिटेल में करा दूंगा क्या क्या कंडीशंस हैं, तो आपको कभी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। जिसका भी माइक ऑन है इसे बंद कर दीजिए प्लीज। सर इसमें लेमीज थ्योरम नहीं लगा सकते हम? बेटा लामीज थ्योरम ही तो है, ये उसी की फॉर्म तो है। वो भी लगा सकता है एफ अपॉन एम जी। मैंने कहा तो वो टॉपिक आगे कराऊंगा, अभी मैंने वो टॉपिक नहीं कराया ना, इसलिए मैं वो बता नहीं रहा। वो वाला फॉर्म लामीज थ्योरम वैसे 11th में पढ़ा हुआ है तुमने, ओके इक्विलिब्रियम कॉन्करेंट फोर्सेस का। उसी को मैंने आगे एज अ टॉपिक करा रहा हूं ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। कई सारे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है ऐसे खाली न्यूमेरिकल को समझने में, तो मैं उसे एज अ डेरिवेशन करवा रहा है। मैंने बहुत सारे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस मैं एज अ डेरिवेशन करा दूंगा, तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा ना तो उसमें दिक्कत तुमको जरा सी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो परेशान मत हो बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम, आपको गिवन है एक पिथ बॉल ए और इसका मास आपको गिवन है 8 ग्राम। ठीक है जी, कैरीज पॉजिटिव चार्ज 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। इस पर चार्ज है 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम का चार्ज भी आपको गिवन है जी इस पर। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो। इसके नीचे एक दूसरी बॉल बी हमने रख दी, इस पर चार्ज है क्यू। मुझे नहीं पता ये चार्ज क्यू कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन मुझे इतना गिवन है क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कि ये बताओ इस वाली बॉल को, ये जो चार्ज क्यू है, पहली बात ये कैसा हो, और दूसरी चीज ये कितना हो कि ये ऊपर वाली बॉल नीचे ना गिरे बल्कि हवा में ही टंगी रहे, सस्पेंडेड रहे। यहां पर ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ऊपर एक बॉल पर चार्ज दिया गया है 5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम, नीचे एक दूसरी बॉल पर वो अननोन चार्ज क्यू दिया गया है। ऊपर और नीचे वाली बॉल के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी है, और क्वेश्चन ये है, ये बताओ ये दूसरी बॉल को कितना चार्ज दिया जाए और कैसा चार्ज दिया जाए कि ये ऊपर वाली बॉल हवा में सस्पेंडेड रहे और ये नीचे ना गिरे। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। पहली ये चीज देखो, ये जो बॉल हमारे पास है इस पर एक फोर्स जो परमानेंट लग रही है वो है इसका वेट, जो बाय डिफॉल्ट ग्रेविटी लगती है वो है वेट mg, वो इसे नीचे घसीट रहा है। अब अगर मैं दूसरी फोर्स भी नीचे लगा दूंगा तो ये तो फोर्स नीचे ही आ जाएगी और ये बॉल रुकेगी नहीं बल्कि नीचे एक्सेलरेट करके गिर जाएगी विद एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि दोनों फोर्सेस नीचे हो जाएंगी। लेकिन अगर मुझे इसे यहीं पर रोकना है तो वो तभी पॉसिबल है जब ये वाली बॉल इसको रिपेल करे ऊपर की तरफ। हमें कैवेंडिश ने बताया था कैवेंडिश लॉ में कि रिपल्शन लाइक चार्जेस में पॉसिबल होता है। तो अगर ये हमको पॉजिटिव गिवन है तो पहली चीज ये चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमने पहला आंसर निकाल लिया, द चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव। तभी क्या होगा, ये चार्ज ऊपर वाली बॉल को रिपेल करेगा विद अ फोर्स एफ। और इक्विलिब्रियम कब होगा, ये ऊपर टिक्की कब रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। इसका मतलब
ना ये वाली फोर्स ज्यादा ना ये वाली फोर्स ज्यादा, क्या मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, यानी ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। तो हम कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम F शुड बी इक्वल टू mg। अब ये जो फोर्स F है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसका फॉर्मूला हमको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू या QA इंटू QB अपॉन R²। और ये किसके बराबर हो जाएगी, mg के। मुझे निकालना क्या है, QB। मुझे ये QB की वैल्यू नहीं पता कितनी है, तो मेरे पास QB की वैल्यू आ जाएगी mg इंटू R² अपॉन QA और ये इंटू K। ये K यहां पर कूलम्स कांस्टेंट है, ये ऊपर था तो यहां पर ये नीचे आ जाएगा डायरेक्ट K की वैल्यू। इसको डायरेक्ट ऐसे K यहीं पर लिख लो तो समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। वरना ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोचोगे फिर 1/9, तो बेटर है यहाँ पर ऐसी डायरेक्ट K की फॉर्म में रख लेना, ठीक है। तो ये आपको दे देगा चार्ज ऑन सेकंड बॉल QB, और इसका जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए, पॉजिटिव इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये नीचे वाली बॉल ऊपर वाले बॉल को जब तक रिपेल नहीं करेगी तब तक इक्विलिब्रियम ऑब्टेन नहीं हो पाएगा, और रिपल्शन केवल लाइक चार्जेस में पॉसिबल है। इसीलिए ऊपर वाली का चार्ज हमको पॉजिटिव गिवन है, तो ये जो नीचे वाली बॉल है इसका चार्ज भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई देखो कैलकुलेशंस आप कर लोगे, मैंने आपको पूरा मेथड समझा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इन अ मीडियम इज f। आपको दो चार्जेस हैं, देखो क्वेश्चन को अगर हम ड्रॉ करें, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, लेट अस से Q1 और Q2। हमको ये तो नहीं गिवन है कि लाइक चार्जेस हैं, ऐसा तो कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस हैं। और इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी हमको गिवन है, ये है d, ठीक है। किसी भी मीडियम के अंदर इसकी जो फोर्स है वो F है। What distance apart should these be kept in the same medium so that the force between them becomes F/3। मीडियम सेम है, अभी इनके बीच में फोर्स है F। अब सपोज मैं इनको D डैश दूरी पर रख देता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इनको कितनी दूरी पर रखता हूं, D डैश दूरी पर रखता हूं। तो सपोज मैंने इनको अब D डैश दूरी पर रख दिया, Q1 और Q2 को सेम मीडियम के अंदर मैंने इनको D डैश दूरी पर रख दिया। और अब इनके बीच में जो नई फोर्स है, क्वेश्चन कहता है वो फोर्स F/3 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं बात पर, एक कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट पर। कूलम्स लॉ कहता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इफ R increases F decreases, ठीक है। यहां पर देखो F से F/3 दोनों में से कौन सा बड़ा है, F इज ग्रेटर देन F/3। इसका मतलब जब मैं यहां से यहां कर रहा हूं फोर्स, तो मैं फोर्स को कम कर रहा हूं, फोर्स को कम कर रहा हूं तो डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने फिगर में देखो ये जो नया डिस्टेंस D डैश बनाया, ये D से ज्यादा बनाया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ये जो D डैश है ये D से बड़ा होना चाहिए। ये तो मुझे समझ में आ गया कि जो नया डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, तो मेरा आंसर D से बड़ा ही आएगा। ये बात पहली आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब वो हम डिस्टेंस निकाले कैसे, ठीक। तो देखो पहले F की वैल्यू देखो, F की वैल्यू आ गई आपके पास K Q1 Q2 अपॉन D²। और जो नई फोर्स D डैश डिस्टेंस से आई वो आएगी F/3 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन D डैश का स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो, इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, ठीक है। तो डिवाइडिंग 1/2, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आएगा F
अपॉन f/3 इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन d स्क्वायर अपॉन k q1 q2 अपॉन d डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये f से f कैंसिल, k q1 q2 से k q1 कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा यहां पर 3 इज इक्वल टू d डैश का स्क्वायर अपॉन d का स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा देयरफॉर d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स d स्क्वायर और d डैश इज इक्वल टू √3 टाइम्स d। यानी जो मेरे पास नया डिस्टेंस है वो √3 टाइम्स हो जाना चाहिए टू द ओरिजिनल डिस्टेंस। और आपको पता है √3 की वैल्यू 1.732 होती है। यानी अब जो नया डिस्टेंस है वो जाहिर सी बात है पहले से बढ़ जाएगा, बिकॉज √3 इज ग्रेटर देन 1। तो आपके पास जो नया डिस्टेंस है वो 0.732 टाइम्स बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस डिस्टेंस। इन्होंने ये नहीं कहा कितना बढ़ जाएगा, इन्होंने कहा सिर्फ नया डिस्टेंस पुराने की टर्म्स में निकाल दो, तो आपका आंसर आएगा √3 टाइम्स d। गॉट इट? ये सबको समझ में आ गया भाई? यहां तक बच्चों किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, बताएं मुझको, किसी क्वेश्चन में यहां तक कोई प्रॉब्लम आई आप लोगों को? नो सर। नो सर, सही है।